स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस पे एक पार्ट है। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं कम समय में पूरी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में। चलिए ठीक है, मैं अपने समय को व्यस्त न करते हुए चलिए आगे शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो पहले तो आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको कहते हैं, यानी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। देखिए, ये इसका जनरल फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या कहा जाता है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी और सी क्या है आपके, कोई ना कोई रियल नंबर्स हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूंगा और हिंदी में भी मैं बता दूंगा उसको। तो ए बी सी क्या है, रियल नंबर से, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई क्या है, वहां पे वेरिएबल्स है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे उसका युग्म। ठीक, उसके युग्म को लेंगे और उसके युग्म पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये तो जनरल फॉर्म हो गया दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म हो गया। जब हम उनका युग्म लेंगे तो मान लेते हैं कि एक समीकरण a1x है, दूसरा है आपका b1y है और तीसरा a1x प्लस b1y प्लस c1 पहला समीकरण है, सॉरी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। क्लियर है। तो अब इन्हीं समीकरण पे आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, शर्त होते हैं, उसको हम जान लेंगे, उन शर्तों को जानेंगे। फिर उसके बाद इसका हल कैसे करते हैं, इनको जानेंगे। ये तीन तरीके से हल किया जाता है। एक चीज जान लीजिए, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा लुप्त विधि कहते हैं, जिसको एलिमिनेशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और तीसरा हम लोग करते हैं बज्र गुणनखंड विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो इनके शर्त हैं, उन शर्तों को हम लोग जानेंगे। तो क्या शर्त है, कंडीशंस देखिए क्या क्या है। देखिए, इनके तीन कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं होता है, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों बराबर होते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है कि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। ये तीन कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। और तीसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, उस केस में ये जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, ये दोनों रेखाएं, क्योंकि देखिए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो एक स्ट्रेट लाइन इससे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन इससे आएगा। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होगा। और इसका एक यूनिक वैल्यू होगा, मतलब जो हल आएगा यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और इसको जब सोल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का निकल जाता है तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक इसका अद्वितीय मान आएगा। ठीक है, एक हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा इसका, और ये कंसिस्टेंट होंगी, मतलब संगत होंगी।
जब भी किसी का हल निकल जाएगा। दूसरा होता है अगर तीनों बराबर हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों इक्वल हैं तो उस केस में आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन इस तरह से आपका होता है, मतलब एक ही पे दोनों लाइन ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे एक लाइन इस पे बना है तो दूसरा लाइन भी इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, कोइंसाइड कर जाना। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। इसके देखिए तीनों बराबर हैं तो देखिए एक पे दूसरा लाइन भी आ जा रहा है, तो इसके क्या होंगे? बहुत से सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अनेक सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे, यानी अनेक हल आएंगे इसके, अनेक हल आएंगे इसके, ठीक। और ये भी कंसिस्टेंट होगा आपका, जो संगत होगा। फिर तीसरा कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होगा कंडीशन? पैरेलल लाइंस का कंडीशन होगा, पैरेलल लाइन का। उस केस में कोई हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन का केस होता है, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होंगी रेखाएं तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं कहीं, जब काटेंगे नहीं तो उनका हल भी नहीं आएगा, तो उनका कोई हल नहीं आता है। तो इसको लिखते हैं नो सॉल्यूशन का केस होता है। नो सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और ये इनकंसिस्टेंट कहलाता, असंगत। क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट, असंगत, असंगत होंगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल आएगा, और जो दोनों इक्वेशन होंगे, दो लीनियर, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अगर तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए तो कोइंसिडेंट लाइन होगा, बहुत से इसके सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे, कंसिस्टेंट होगा। जब भी सोल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक। पैरेलल लाइन के केस में a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। जब भी पैरेलल लाइन का केस आता है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कोई हल नहीं निकलेगा और वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो देखिए प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, k की किस वैल्यू के लिए। तो मैंने अभी कंडीशन बताया है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया है कि a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/b2 जो है a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आपका दो इक्वेशन है, x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 बराबर 1 है और b1 बराबर माइनस के है और c1 बराबर आपका माइनस 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 2 हो जाएगा, c2 बराबर 5 हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे रख देंगे। तो a1/a2 यानी 1/3 हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1/b2 मीन्स k क्या है b1 माइनस k/2। तो यहाँ पे सॉल्व हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के ये हो जाएगा माइनस के इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो 2 इधर आएगा तो 2/3, माइनस के इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो k इज इक्वल टू माइनस 2/3, यानी इसका मतलब ये होगा कि k माइनस 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो होगा आपका -2/3 जो होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। -2/3 के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो उसके लिए उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। -2/3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब जो इक्वेशन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x माइनस के वाई बराबर 2, उसमें k की जगह -2/3 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न।
तो चलिए दूसरा प्रश्न है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, 2x प्लस के वाई प्लस 14 बराबर 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैंने कंडीशन बताया, क्या कंडीशन बताया कोइंसिडेंट लाइन के लिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और c1/c2 के। यानी कोइंसिडेंट लाइन का जो कंडीशन मैंने अभी बताया आपको, उसमें क्या होता है, अनेक हल आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो a1/a2 मस्ट इक्वल टू b1/b2 मस्ट इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब जो आपका समीकरण है x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई प्लस 14 बराबर 0, यहाँ से आप देखेंगे कि a1 बराबर 1 है और b1 बराबर 2 है और c1 बराबर 7 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर k है और c2 बराबर 14 है। ये है ना। अब कंडीशन पे रखेंगे a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 मीन्स 2/k। तो इन्हीं दोनों से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो k बराबर 4 के लिए जो इक्वेशन है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूसरा कंडीशन है, एक मैंने तीनों से एक प्रश्न ले लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब उसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। नो सोल्यूशन का केस मैंने बताया था कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 है। तो इसको लिखेंगे तो kx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 3 है तो -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे a1 बराबर k, इधर a2 बराबर 6 हो जाएगा और इधर b1 बराबर -1 और c2 बराबर b2 बराबर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद c1 बराबर -2 और c2 बराबर -3 है। क्लियर है। तो बस यहीं पे रख देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे मैं रख के दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा। तो a1/a2 b1/b2 देखिए क्या हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 यानी k/6 और इधर -1/-2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 जो कि 3 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 3 क्या आ गई, k की वैल्यू 3 हो गई। तो k अगर k बराबर 3 के लिए इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सल्यूशन नहीं होगा k बराबर 3 के लिए। चलिए अब कैसे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं, अब हम लोग उसको सीखेंगे कैसे इसको हल किया जाता है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे निकालते हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो तीन तरीके से इसका हल निकाला जाता है। एक प्रतिस्थापन विधि होता है जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। फिर दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है, x और y में से किसी एक वेरिएबल को लुप्त कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक, ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए। फिर तीसरा होता है आपका वज्र गुणनखंड विधि। सबसे प्रॉपर विधि यही है, फार्मूला बेस्ड है। आप नहीं भी कुछ पता है तो आप आसानी से फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बस आपको इस फार्मूले को याद रखना होगा कि x के वैल्यू निकालने के लिए b1c2 माइनस b2c1 अपन a1b2 माइनस a2b1 करते हैं, और y की वैल्यू निकालने के लिए c1a2 माइनस c2a1 अपन a1b2 माइनस a2b1 करते हैं। बस आपको देखिए याद रखना, मैं टेक्निक भी बता दूंगा। BC का मतलब बनारस सिटी याद रखिएगा, बनारस सिटी। और ये 12-21 का क्रम होता है, 12-21 का क्रम होता है। BC BC लिख लीजिए और नीचे AB AB लिख लीजिए। ठीक है, और इसको 12-21 कर दीजिए। B1C2 माइनस B2C1 A1B2 माइनस A2B1 और इसको बनारस सिटी कर दीजिए और वहाँ पे सिटी इलाहाबाद कर दीजिए। नीचे तो इलाहाबाद बनारस, इलाहाबाद बनारस समझिए। बनारस सिटी सिटी बनारस, सिटी इलाहाबाद और इलाहाबाद बनारस। याद रखिएगा 12-21 12-21। देखो ऑर्डर जो है 1 और 2 का ही ऑर्डर रहेगा,
BC में भी और AB में भी। 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करेंगे, खुद ही आपके लिए ये आसान हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको तीनों विधि से बता देता हूँ। आपको जो विधि आसान लगेगा आप करिएगा एग्जाम में, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय काम कर जाए, ठीक है। तो किसी विधि से आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो सबसे आसान प्रश्न लेके मैं करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो x + y = 6, ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आज का चौथा प्रश्न होगा x + y = 6 और x - y = 2। मैं इसको तीनों विधि से कर देता हूँ। आप देखिए, ये कोई समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है आपका, ठीक। ये समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। यहाँ चलिए देखें कैसे करेंगे आप। अब प्रतिस्थापन विधि है तो यहाँ से x या y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये 6 - y लिख सकते हैं यहाँ से, और ये ला करके समीकरण 2 में x = 6 - y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा x की जगह 6 - y यहाँ रख दीजिए, -y = 2 हो गया। तो -2y = 2 - 6 हो जाएगा। तो -2y = -4 हो गया। तो ये कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2, x की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बताया, ठीक है, पहला मेथड जो था। दूसरा मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड। इससे आप देख लीजिए इसको। तो x + y = 6 है और x - y = 2 है। तो देखिए एलिमिनेट करना है आपको, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखिए बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2 कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर नहीं जोड़ेगा तो कुछ आपको घटाना पड़ेगा, कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ भाग करना पड़ेगा, उसको एक को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। एक वेरिएबल को आपको हटाएंगे तभी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ पाएगी। तो देखिए 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8/2 यानी 4 आ जाएगी। आई है ना x की वैल्यू 4। देखिए इसमें भी आई है। x की वैल्यू जब 4 आ जाएगी तो किसी एक समीकरण में रख दो, 1 या 2 के। तो मान लीजिए समीकरण 1 में रखने पर x = 4, समीकरण 1 में रखने पर किसी में रखेंगे वैल्यू आ जाएगी रखने पर। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रख देंगे तो 4 + y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 4 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो मैंने 2 मेथड से बता दिया। अब एक तीसरा मेथड है जो हमको बताना है। कौन सा मेथड है तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले। x की वैल्यू कैसे लिखेंगे इसकी, बनारस सिटी माइनस इलाहाबाद बनारस। तो B1 C2 B2 C1, 12 21 12 21, बस याद रखना, ठीक है। तो फिर यहाँ भी वही काम करना, y बस यहाँ पे CA लिखना है और नीचे AB, ठीक। और याद रखेगा 12 21 12 21, यानी C1 A2 - C2 A1 A1 B2 - A2 B1। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके वैल्यू, A और B A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू। देखिए A1 की वैल्यू 1 होगी, B1 की वैल्यू 1 होगी, और C1 की वैल्यू मान लीजिए इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगी, ठीक है। C1 की वैल्यू -6 हो जाएगा, और इधर तो A2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो B1 C2। तो B1 C2 का मतलब कि B1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। -B2 C1, तो B2 आपका -1 है और C1 कितना है आपका -6 है। तो -1 × -6 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6 लिखेंगे। A1 B2 क्या हो जाएगा, 1 है और B2 -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। -A2 B1 है, A2 आपका 1 है, B1 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -8 हो गया, -8 और नीचे -2, तो ये तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए 4 आ जाएगी। तो यहाँ से भी 4 आ गया, हाँ, सब्स्टिट्यूशन से भी एलिमिनेशन से भी 4 आ गया। तो सारे केसेस में x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे इसको। तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, -6 है, और A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, और ये -C2 A1, तो C2 कितनी है, -2 है, और C2 -2 है, और A1 कितनी है, 1 है। तो -2 × 1 -2 × 1 -2 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है।
ये +2 हो जाएगा आपका। और नीचे A1 B2, तो A1 1 है, B2 -1 है, तो ये -1 हो गया। फिर उसके बाद माइनस लगेगा बेटा A2 B1, तो A2 B1 क्या है, वो भी -1 है, तो यहाँ पे देखेंगे -6 × 1 -6 हो गया, +2 -4/-2, माइनस माइनस कट के y की वैल्यू 2 आ गई। तो ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ गई। तो तीनों केसेस में आप देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो एग्जाम में आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इस पे बेस्ड अगर आप कहिएगा तो और भी क्वेश्चन करा देंगे, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इससे अधिक नहीं है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में इससे अधिक कुछ है भी नहीं। तो मैंने पूरा चीज़ आज आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, हैव अ नाइस डे।